हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं जून की मैगजीन। और जून की मैगजीन में हम लोगों ने पॉलिटी कवर कर लिया, आईआर को कवर कर लिया है और इकोनॉमिक्स का भी आज ये सेकेंड लेक्चर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इकोनॉमिक्स के लेक्चर की बात करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर हो जाएगा, यहाँ से शुरू होगा और आज हम पढ़ेंगे माहिर। माहिर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये एक मिशन चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। मतलब कि मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च पे जो है कि माहिर नाम का एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिस पे आज हम लोग स्टडी करेंगे। क्या है ये? तो विद्युत मंत्रालय और नवी एवं नवीकरणीय, मतलब नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय ने संयुक्त रूप से मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर की शुरुआत की है। तो किसकी शुरुआत की गई है? माहिर की। और इसमें जो है विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दोनों ही शामिल हैं, क्योंकि ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना चाहते हैं। यानी कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उस पर जो है कि फोकस किया जा रहा है। जैसे मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उभरती हुई प्रौद्योगिकी एवं भविष्य में प्रासंगिक रहने वाली क्षेत्रकों की पहले पहचान की जाएगी। साथ ही साथ एक जीवंत और नव उन्मेषी परिवेश इसका निर्माण भी किया जाएगा, जो कि ऊर्जा क्षेत्र के रूप में होगी। और वहीं इसको संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र के हितधारक होंगे उनके लिए एक साझा मंच भी उपलब्ध कराएगा। और यह स्वदेशी प्रौद्योगिकी के पायलट प्रोजेक्ट को सहायता प्रदान करेगा और उनके वाणिज्यीकरण को भी आसान बनाएगा। तो देख पा रहे होंगे कि इसमें जो फोकस किया जा रहा है, स्पेशली किस पे फोकस किया जा रहा है? विद्युत से रिलेटेड जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करने से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी नई नई लॉन्च हो रही है दुनिया में, उस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को पहचानना और भारत में उसकी उपयोगिता को बढ़ाना। अगर हम बात करें कि माहिर यानी इस मिशन का क्या महत्व होगा, तो देखिए महत्व क्या है। सबसे पहले नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, क्योंकि 2070 तक जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, इसे प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। वहीं ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो ऊर्जा की मांग भी लगातार बढ़ेगी, तो इसे भी पूरा किया जा सकेगा। साथ ही साथ मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों को बढ़ावा मिलेगा और एसडीजी को प्राप्त करने में भी योगदान मिलेगा। जैसे एसडीजी 7 कहता है कि अफोर्डेबल एनर्जी होनी चाहिए, मतलब कि वहनीय एनर्जी इतनी सस्ती दर पर रहे कि आम नागरिक इस एनर्जी को ले सके, खरीद सके, बिजली का बिल जमा कर सके। तो ये सारी चीज़ें इस पर फोकस की जा रही हैं। और साथ ही साथ इसके लिए ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान व विकास को तेजी लाने के लिए विदेशी संबंधों और भागीदारी का लाभ उठाएगा। कहने का मतलब है कि ये क्या करेगा, जो मिशन होगा, जो भी आपके एनर्जी सेक्टर में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं, इससे संबंधित जो विदेशी संबंध होंगे उनका भी फायदा उठाया जाएगा, यानी उनको भी प्रयोग किया जाएगा और भारत को अग्रणी देशों की सूची में शामिल किया जाएगा इस मिशन के माध्यम से। तो ये मिशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है प्रीलिम्स और मेंस में, क्योंकि लगातार एनर्जी की डिमांड लगातार बढ़ रहे हैं, विद्युत की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में यह मिशन इस विद्युत क्षेत्र के लिए बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगा। अब बात करेंगे अगर हम इसकी सेकंड पॉइंट है वित्त पोषण, कि इस मिशन को फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, तो विद्युत मंत्रालय, नवीकरणीय मंत्रालय तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ साथ बजटीय संसाधन से इस वित्त का क्या किया जाएगा, इस मिशन का वित्त पोषण भी किया जाएगा। मतलब तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से इसका बजटीय भी जो है कि बजट बनता है। वहीं अप्रोच की बात करेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट है या इस मिशन का जो दृष्टिकोण होगा वो प्रौद्योगिकी जीवन चक्र, अर्थात कि आइडिया टू प्रोडक्ट, कहने का मतलब हो गया कि उत्पाद की अवधारणा से लेकर उसे विनिर्माण तक की अवधि में शामिल करना होगा। यानी इसके माध्यम से हम किसी वस्तु के प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई आइडिया जो क्रिएट करते हैं, वहाँ से लेकर उसके मैन्युफैक्चरिंग तक की सारी प्रोसेस इसमें शामिल होगी। और अवधि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीएससी अक्सर ऐसा करता है, स्टेटमेंट पूछ लेता है। 2023-24 से लेकर 2027-28 तक लगभग 5 वर्षों के लिए ये अवधि इसकी तैयार की गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे अनुसंधान के लिए 8 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जैसे इंडिजिनस कोल्ड रोड, फिर कार्बन कैप्चर, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक कुकर पैन में परिवर्तन करना, इलेक्ट्रिक वाहनों बैटरी के लिए नैनो तकनीक, ठोस अवस्था वाला रेफ्रिजरेशन, भूतापीय ऊर्जा और लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी के विकल्प की तलाश करना। तो ये 8 क्षेत्रों को भी इसमें फोकस किया गया है। बात करते हैं मिशन की संरचना की, तो एक तो इसकी समिति होगी जो तकनीकी कार्य क्षेत्र देखेगी और एक समिति होगी जो शीर्ष समिति होगी। शीर्ष समिति की अध्यक्षता की बात करेंगे तो केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय जो होंगे, ऊर्जा मंत्री होंगे, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। यानी कि केंद्रीय विद्युत और नवीन
व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो रहेंगे वो इसकी अध्यक्षता करेंगे और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संभावनाओं पर विचार करेंगे और ये प्रस्तावों को भी मंजूरी देंगे और निगरानी भी करेंगे। तो ये तो इससे संबंधित एक शीर्ष समिति हो गई। लेकिन वहीं तकनीकी कार्यक्षेत्र की समिति की अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष करेंगे, जो कि विद्युत क्षेत्र में विश्व स्तर पर जो जारी अनुसंधान और उभरते क्षेत्रकों के सर्वेक्षण व पहचान करेंगी। और इस पे मंजूरी देने का काम कौन करेगा? तो शीर्ष समिति करेगी। साथ ही साथ इसमें जो कवरेज किया जाएगा वो दुनिया भर के आउटकम लिंक्ड फंडिंग के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे ताकि एफडीआई वगैरह इसमें इन्वेस्टमेंट हो सके। प्रस्ताव का जो चयन रहेगा वो गुणवत्ता सह लागत आधारित चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। मतलब कि गुणवत्ता भी होनी चाहिए और लागत भी इतनी होनी चाहिए कि आराम से व्यक्ति के द्वारा, सरकार के द्वारा उस लागत का वहन किया जा सके। पेटेंट की बात करेंगे तो विकसित तकनीक के आईपीआर को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा अधिकार को, भारत सरकार और अनुसंधान एजेंसी द्वारा सामूहिक रूप से साझा किया जाएगा। जो भी डेवलपमेंट होंगे, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, उसके लिए जो आईपीआर होंगे वो इंडियन गवर्नमेंट और रिसर्च एजेंसी जो होगी उन दोनों के द्वारा ही इसे साझा किया जाएगा। अब बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे समझते हैं कि कुछ यहाँ पे प्रौद्योगिकी भी उभर रही हैं, जैसे एयर जेन होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से जो मौजूद जलवाष्प है उससे विद्युत पैदा करने में सक्षम होता है, ये भी कुछ एक टेक्नोलॉजी है। माइक्रो ग्रिड्स, ये एक स्थानीय ऊर्जा ग्रिड्स होते हैं जो बड़े परंपरागत ग्रिड से जुड़कर कार्य कर सकते हैं। पावर वॉल, इसे स्वच्छ ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर वर्टिकल विंड टर्बाइन, यह पास से गुजरने वाले वाहनों द्वारा उत्पन्न तरंगों को कैप्चर करेगा, क्योंकि इसके टरबाइन के पास से जितने भी वाहन गुजरते हैं तो हर वाहन से कोई ना कोई एक रेंज निकलती है, उसको ये कैप्चर करेगा। क्या करेगा? उसको ये कैप्चर करेगा दोस्तों। ओके, और हम इसी के आगे देखते हैं इसके बारे में। अब विद्युत क्षेत्र में कुछ पहले भी शुरू की गई, जैसे विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो मैंने अभी कल की क्लास में बताया था कि 50 ईयर्स के लिए ऋण मुक्त ब्याज मतलब ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, जिसपे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। वहीं वित्त मंत्रालय ने कहा कि विद्युत क्षेत्र में सुधारों के बदले राज्य को उनके सालाना सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 0.25 से 0.50% तक अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति भी दी जा सकेगी। और साथ ही साथ यह घोषणा 2021-22 में 4 साल की अवधि, जो कि 2021-22 से लेकर 2024-25 तक के लिए दी गई है, तो यह भी एक प्रोत्साहन है। वहीं मार्केट कपलिंग देखना है। मार्केट कपलिंग क्या होता है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने CERC अर्थात कि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को विद्युत एक्सचेंजों की मार्केटिंग जो कपलिंग होती है इसकी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। अब मार्केट कपलिंग क्या होता है दोस्तों? इसमें सरकार के स्वामित्व में एकल पावर ट्रेडिंग इकाई की स्थापना करना, जो अलग अलग विद्युत एक्सचेंजों में एक समान कीमतें बनाए रखने का काम करेगा। जैसे देश के सभी विद्युत एक्सचेंजों से खरीद और बिक्री संबंधी बोलियों को एकीकृत किया जाएगा। वर्तमान में 3 ऐसे जो है कि पावर एक्सचेंज हैं जो विद्युत के क्षेत्र में या तो नीलामी करती हैं, बोली लगाती हैं, जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। वर्तमान में इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड का विद्युत बाजार में एकाधिकार है और कुल विद्युत उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 90% है। तो इसकी मोनोपोली होने की वजह से बिजली के रेट महंगे भी हो सकते हैं, उत्पादन भी जो है कि लागत वहनीय ना हो पाए, यहाँ तक कि इस विद्युत क्षेत्र महंगा हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने मार्केट कपलिंग निकाला है कि एक समान कीमतें बनाए रखी जाएंगी जितने भी अलग अलग प्रकार की जो इंडस्ट्री है जो बिजली प्रोडक्शन के लिए काम करेंगी। लेकिन मार्केट कपलिंग के माध्यम से हम क्या करेंगे? इसको एक प्रकार की बनाएंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी डिस्पैच तंत्र को अपनाकर एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक फ्रीक्वेंसी, एक कीमत फ्रेमवर्क को लागू किया जा सकेगा। मतलब अलग अलग जितने भी सेक्टर हैं, जितनी भी इंडस्ट्री हैं जो बिजली सेक्टर में काम कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर में, उन सभी के बीच में मार्केट कपलिंग करने के माध्यम से हम क्या करेंगे? एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक फ्रीक्वेंसी और एक कीमत भी सबकी एक रहेगी, ताकि मोनोपोली यानी एकाधिकार जैसी समस्याएं खत्म हो जाएं। वहीं और भी पहलू में अगर हम देखेंगे तो एक विद्युत उपभोक्ता के अधिकार संशोधन अधिनियम किया गया 2023 में। इसमें संशोधन किया गया और क्या कहा गया? केंद्र सरकार ने विद्युत जो कि उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 में संशोधन किया, जिससे विद्युत के नए कनेक्शन, रिफंड और अन्य सेवाएं समयबद्ध तरीके से प्रदान की जा सके और सेवा प्रदाताओं पर जुर्माना भी लगाया जाए अगर वो जानबूझ के किसी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। और साथ ही साथ उपभोक्ताओं को मुआवजा भी प्रदान करना चाहिए। जैसे बहुत सारा होता है कि कभी कभी आप देखोगे अपने बिजली विभाग से परेशान हो जाते हो, बिजली विभाग बार बार जो है कि आपको परेशान करता है, कहीं जानबूझ के आप पे जुर्माना लगाता है, ये सारी चीज़ें। तो इसकी शिकायत
शिकायत करने पे उपभोक्ताओं को मुआवजा भी मिलेगा और सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है उस पर जुर्माना भी लगेगा। अब निम्नलिखित बदलाव भी इसमें किए गए हैं 2023 के संशोधन में। जैसे पहला बदलाव आप देखेंगे टीओडी, टाइम ऑफ द डे प्रशुल्क की शुरुआत, यानी पूरे दिन के हर समय यानी कि 24 घंटे के समय बिजली के लिए एक ही दर पर शुल्क वसूलने के बजाय अब बिजली की कीमत समय विशेष के अनुसार अलग अलग होगी। जैसे 24 घंटे में कभी गर्मी का समय होता है, कभी जाड़े का समय होता है, कभी हल्का मौसम ठंडा होता है, कभी हल्का मौसम गर्म होता है, तो आप कभी एसी चलाते हो, कभी कूलर चलाते हो, कभी नॉर्मल फैन से भी काम कर लेते हो। तो जिस समय फैन चल रहा है उस समय आप एसी वाला भुगतान क्यों करोगे, और जिस समय एसी चल रहा है उस समय फैन का भुगतान भी मत करो, एसी का भुगतान करो। तो वही कहने का मतलब हो गया कि शुल्क वसूलने के बजाय यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बिजली की कीमत समय विशेष के अनुसार होगी। जैसे ये माना जाता है राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा कि एक दिन में 8 घंटे के दौरान बिजली की टैरिफ 20% कम होगी सामान्यतः रात में, और अधिक खपत वाले घंटे जो कि दिन में होते हैं, पीक आवर होता है, उस समय 10 से 20% अधिक होगा। तो ये भी अच्छी चीज़ है, जब व्यक्ति कम जो है कि यूज करता है, कम यूनिट खर्च करता है, तो उसका बिजली का बिल भी कम आना चाहिए। और स्मार्ट मीटरिंग के लगने के बाद भी जो है कि बहुत सारी समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। बिजली में जो चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कटिया डालने की प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें कम हो सकेंगी। तो आपने देखा माहिर नाम की जो योजना थी या जो मिशन था, ये विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का संयुक्त प्रोजेक्ट था, जो कि 5 साल के लिए था, 2023-24 से लेकर 2027-28 तक। लेकिन अब हम देखते हैं एक नई योजना जो है कि नया मतलब कि एक राष्ट्रीय विद्युत योजना, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। ये NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है दोस्तों, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जगह नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है। तो क्या कहता है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 2022 से लेकर 32, ध्यान देना ये प्रीलिम्स के लिए ईयर याद रखने हैं आपको, बार बार ये प्रश्न पूछते हैं ऐसे स्टेटमेंट में यूपीएससी वाले। तो 2022 से लेकर 32 यानी कि लगभग 10 साल के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना को अधिसूचित कर दिया गया है। ये कैसे काम करेगा ये देखते हैं। तो देखिए न्यू जो नेशनल, मेरे को भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आदत हो गई है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो है यानी योजना जो है पिछले 5 वर्षों 2017 से 22 की समीक्षा करेगा, और वहीं अगले 5 वर्षों 22 से 27 के लिए एक विस्तृत योजना देगा, और उसके अगले 5 वर्षों के लिए यानी कि 2017 से 22 हेतु एक संभावित योजना को भी तैयार करेगा। तो इसमें जो है कि लगभग 15 साल के ड्यूरेशन को कवर किया गया, पिछले 5 साल की रिव्यू करेगा, समीक्षा 17 से 22, फिर 22 से 27 के लिए एक योजना देगा विस्तृत तौर पे, और उसके अगले भी 27 से 32 तक एक संभावित योजना देगा। तभी तो ये जो है कि 2022 से 32 तक के लिए योजना के रूप में काम करेगा, और पहली अधिसूचित हुई थी 2007 में। अब हम बात करेंगे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान की कुछ विशेषताएं भी हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में आए हुए बदलाव। जैसे पिछले 9 सालों में 175, जरा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको दिख सके आराम से, पिछले 9 सालों में 175 गीगावाट से अधिक उत्पादन हुआ, जिससे विद्युत के क्षेत्र में कमी हुई और सरप्लस की ओर बढ़ने लगे, यानी कि जो चुनौतियां होती थी वो कम होने लगी और सरप्लस की ओर बढ़ने लगे। सौभाग्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट रही है, ये 2.86 करोड़ घरों को विद्युत कनेक्शन दिया गया इसके माध्यम से। वहीं उजाला योजना की बात करेंगे तो उजाला योजना के तहत 2014 और 2019 के बीच में एलईडी बल्ब के खरीद मूल्य में लगभग 90% की गिरावट देखने को मिली। तो उसकी जो डिमांड थी उसमें गिरावट नहीं देखने को मिली, डिमांड तो बढ़ गई, लेकिन उसकी जो कीमत थी वो घटा दी गई, क्योंकि इतना अधिक डिमांड होने लगा कि कंपनी ने सोचा कि अगर मैं कम पैसे करके भी बेचूंगा तो शायद वो आराम से बिक जाएगा। और सरकार ने भी इसके माध्यम से एलईडी बल्ब्स के जगह जगह जो है कि कैंप लगा के बांटे थे, क्योंकि जो पहले हम लोग CFL यूज करते थे घर में, वो ज़्यादा ही जो है कि एनर्जी खाती थी, मतलब ज़्यादा बिल आता था और वो पर्यावरण के लिए भी हानिकारक थी। जबकि एलईडी बल्ब में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ज़्यादा बेहतर मानी गई। और वहीं अगर हम और भी योजनाओं को देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित स्थापित क्षमता के मामले में विश्व भर में भारत का 4था स्थान हो गया, और इसकी कुल क्षमता में 43% योगदान केवल नवीकरणीय ऊर्जा का है, जो हम अगले हेडिंग में भी समझेंगे, अगले टॉपिक में। और DDGJY के अंतर्गत 100% गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। वहीं RDSS के तहत डिस्कॉम का वितरण घाटा 21.5 से घटकर 16.5 हो गया। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब हम देखेंगे इसमें और भी चीज़ें, जैसे ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग, तो इसकी पूर्ति करेगा, क्योंकि बिजली की मांग लगातार पिछले दशक जो है कि 4.1% की दर से बढ़ रही थी, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के रूप से, और अगले 5 वर्षों में देश में बिजली की मांग 7.18% की दर से बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऊर्जा की डिमांड भी बढ़ेगी। और फिर हमारे घरों में आजकल इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए जो सब कुछ बिजली से ही चलेंगे, चाहे आपका कूलर हो गया, पंखा हो गया, AC, फ्रिज, टॉक बॉय, ओवन और मोबाइल, लैपटॉप,
स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो गैजेट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे ही चल रहे हैं, तो लगातार डिमांड बढ़ रही है। वहीं स्थापित क्षमता की बात करेंगे अगर हम दोस्तों, तो 2026-27 के लिए विद्युत की संभावित जो स्थापित जो क्षमता होगी 610 गीगावाट होगी, जिसमें 54% मतलब 57% का योगदान गैर जीवाश्म आधारित अर्थात कि नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान होगा। ध्यान देने वाली बात है कि गैर जीवाश्म आधारित स्रोतों का होगा, और 2022 तक जो कुल विद्युत स्थापित क्षमता थी उसमें गैर जीवाश्म का योगदान 40% था। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है कि 31 मार्च 2022 तक लगभग 39% या यूँ कहें कि 40% योगदान था। तो हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं और जीवाश्मिक दोहन जो होते हैं उनको कम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी उपलब्धता सीमित है। क्रूड ऑयल की उपलब्धता सीमित है, कोयले के भंडार सीमित है। एक बार जब खत्म हो जाएंगे तो दोबारा कोयला बनने में करोड़ों वर्ष लगेगा। इसीलिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना चाहिए, और भारत समय के साथ 2026 में दूसरे नंबर पे आ जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। हम अभी आपको और भी आगे चीज़ें समझाऊंगा मैं। तो आगे देखिए, कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो कोयला आधारित संयंत्रों से औसतन जो है कि CO2 उत्सर्जन दर में भी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले जो कोयला जलाते थे तो हमारे पास एफिशिएंसी वाली एनर्जी नहीं थी, जिसकी वजह से सल्फर की मात्रा अधिक और साथ ही साथ कार्बन की मात्रा कम होने की वजह से उसके द्वारा उत्सर्जन जो होता था CO2 का वो ज़्यादा होता था, जिससे क्लाइमेट चेंज होता था, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती थी। लेकिन अब जो है कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। और वहीं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान देखोगे तो 2026-27 तक कुल एनर्जी में स्रोतों की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 35% तक होने का अनुमान है, और 31-32 तक 44%। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि जो मेगावाट में 31 मार्च 2022 तक जो पूरे भारतीय स्थापित क्षमता है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 39% है, कोयला का योगदान 51% है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। हालांकि 50% से ऊपर जीवाश्मिक ईंधनों का है अर्थात कोयले की क्षमता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है कि हम लगभग 40% योगदान कर रहे हैं, और इस योगदान को 2026-27 तक बढ़ा के 57% करेंगे। तो कोयले में ही तो कटौती देखने को मिलेगी। तो नवीकरणीय ऊर्जा से हम जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज में जो आ रही प्रॉब्लम्स ग्लोबल वार्मिंग में, उसे भी हम कम कर सकेंगे। फिर और आगे हम देखते हैं ऊर्जा दक्षता और संरक्षण। 2005 के स्तर के मुकाबले 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता 45% की कमी लाने हेतु प्रतिबद्ध किया जाएगा। विद्युत उत्पादन के जो संसाधन है, जैसे पारंपरिक स्रोत हैं, जैसे हम पेड़ों को, वनों को काट के जला के सुखा देते थे, जला देते थे, कोयले का जो है कि कोयले से जो है कि आग लगाते थे, या हम जितने भी आप कह सकते हो परंपरागत स्रोतों के रूप में, लेकिन साथ ही साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का भी प्रयोग कर रहे हैं और भंडारण स्रोतों का भी प्रयोग कर रहे हैं, जैसे पंप्ड स्टोरेज सिस्टम, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ग्रीन हाइड्रोजन। तो इन सभी का प्रयोग भी कर रहे हैं। और वहीं 31 मार्च 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा की जो अखिल भारतीय स्थापित क्षमता है, ध्यान देना ये केवल रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है, जिसमें बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से 30%, सौर ऊर्जा से 34%, पवन ऊर्जा से 26%, लघु जल विद्युत से 3%, बायोमास से 7%। तो आप देखोगे कि अभी ऊपर हमने पढ़ा नवीकरणीय ऊर्जा पूरी 39% तक जो है कि योगदान देती है पूरे भारत की बिजली क्षमता में। लेकिन अगर नवीकरणीय को भी अगर हम 100% मान ले तो उसमें सबसे अधिक योगदान है सौर का, यानी कि सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी वो फर्स्ट नंबर पे है। सबसे अधिक हमें नवीकरणीय ऊर्जा किससे मिली है? सोलर एनर्जी से मिल रही है। और आगे हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे ग्रिड के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण में आने वाली चुनौतियां। तो अब हम इसके द्वारा देखते हैं कि NEP द्वारा रेखांकित कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे ग्रिड के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण में आने वाली चुनौतियां, क्योंकि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन में समय समय पर अंतर आने और उत्पादन में अनिश्चितता की वजह से विद्युत की मांग और आपूर्ति में सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे जो कभी का मतलब नेचुरली आप देखेंगे कि जो सोलर एनर्जी होती है वो सामान्यतः दिन में होती है और विंड एनर्जी शाम में होती है, यानी कि सूर्य की रोशनी की प्राप्ति हमें दिन में होती है और हवा की जो प्राप्ति होती है दिन में न होकर शाम के समय होती है 5 से 6, 7, 8 बजे तक। तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसे में प्रोडक्शन होना थोड़ा एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नवीकरणीय स्रोत अस्थिर प्रकार के होते हैं। अस्थिर का मतलब क्या हो गया? सूर्य जो है कि आप जब देखोगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जब जाड़ा पड़ता है, ठंडी पड़ती है, तो उस ठंडी में वहां पर हमें सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, जिससे सोलर पैनल आपके हीट हो सके और एनर्जी प्रोड्यूस करें।
वहीं ग्रिड की मांग के अनुसार अन्य ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा की तेजी से बढ़ाने और कम करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये संकट हो सकता है। जैसे सौर और पवन ऊर्जा संसाधन सभी जगह उपलब्ध नहीं है। अब आप कहोगे सर कि हवा तो हर जगह है, सूरज भी हर जगह है, आप ये कैसे कह रहे हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितना अधिक सोलर एनर्जी हम राजस्थान में इकट्ठा कर सकते हैं, जितना सीधा धूप का जो है कि तापमान राजस्थान में देखने को मिलता है, क्या उतना हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलता है, या हम कोस्टल रीजन में देख पाते हैं? नहीं देख पाते। तो जितना हम राजस्थान में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उतना शायद भारत के किसी और क्षेत्र में नहीं। लेकिन विंड एनर्जी के साथ भी यही है। हम यूपी बिहार में देख लें तो हवाएं बहुत कम चलती हैं। इस समय गर्मी इतनी पड़ रही है कि हवाएं बहुत कम चल रही हैं। लेकिन वहीं कोस्टल रीजन पे आप जाएंगे, जो 9 हमारे तटीय क्षेत्र हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, यहाँ तटीय क्षेत्रों पे समुद्र के किनारे हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो यहाँ पर हमें हवा देखने को मिली, लेकिन उतनी ही बेहतर क्वालिटी से, बेहतर तरीके से हवा रेगुलर 24/7 आवर्स जो है हमें पूरे भारत में नहीं मिलती है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है। और अब हम बात करें नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित करने में चुनौतियाँ क्या होती हैं। पहला चुनौती होती है ऑपरेशनल, ऑपरेट कैसे करें, क्योंकि भूमि अधिग्रहण में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर और सोलर फोटोवोल्टिक जो पैनलों का निपटान करना एक जटिल कार्य है, क्योंकि लैंड एक्वायर करना, जमीन को एक्वायर करना, वो एक सबसे बड़ी चुनौती है। हम जब विंड एनर्जी लगाएंगे, बड़े बड़े जो है कि प्लेट्स लगती हैं विंड पैनल में, तो वो एक जगह चाहिए होती है उसे ऑपरेट करने के लिए। या सोलर पैनल को भी अगर हम लगाते हैं तो उसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण करना पड़ता है। वहीं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, जो कि महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, तो यहाँ पे सभी इससे समझिए जो बाधाएं और सामग्रियाँ, इनके वित्त पोषण की उच्च लागत करना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जैसे लिथियम के लिए हम लोग डिपेंड होते हैं, लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए हमें दूसरे देशों से लिथियम को मंगाना पड़ता है। हालांकि राजस्थान और जम्मू कश्मीर में इसके बड़े स्रोत देखने को मिले हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि अब भारत सरकार भी आगे चल के इस मामले में कम निर्भर रहेगी दूसरे देशों पे। लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव की वजह से तो इस तरीके से समस्याओं को जो है कि हमें दूर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अब हम इसके और आगे पॉइंट पे देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ पहल भी की गई है विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए। जैसे प्रतिस्पर्धी संघवाद, यानी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक से हम राज्यों को उनके कार्यक्रमों की निगरानी कर सकते हैं, केंद्र द्वारा जो है कि उनको समर्थन दिया जा सकता है। सार्वभौमिक विद्युतीकरण, सार्वभौमिक विद्युतीकरण का मतलब हो गया कि भारत के अंतिम नागरिक तक जो है कि बिजली की पहुंच होनी चाहिए, गांव के अंतिम छोर तक बिजली की पहुंच होनी चाहिए, जिसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सभी के लिए किफ़ायती एलईडी और उन्नत ज्योति यानी उजाला योजना, तो इन सब के माध्यम से भी सरकार प्रयोग कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी जो है कि बिम्स्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन के लिए समझौता किया गया। ऊर्जा संरक्षण पर भी जो है कि व्यापार और उपलब्धि प्रदर्शन की बात हो रही है। कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि जो भी देश ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से इंडिया जैसे कार्बन मार्केट में एक राष्ट्रीय कार्बन बाजार की घोषणा की गई है, तो कार्बन एनर्जी होगी और नवीकरणीय ऊर्जा का विकास भी हो रहा है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कि भारत और फ्रांस के प्रधानमंत्री ने मिलकर इसकी शुरुआत की है, जिसमें क्या होता है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में मकर रेखा के बीच आने वाले सभी देश जिनके पास सूर्य की रोशनी सबसे अधिक प्राप्त होती है, तो वो इसके अंतर्गत आ सकते हैं। एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड, इस पहल की भी शुरुआत की गई। और पीएम कुसुम योजना, हरित ऊर्जा गलियारे का विकास, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा के लिए भारत सरकार के द्वारा भी लगातार नई नई योजनाओं के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। और अगर हम आगे देखते हैं, इसमें जो चुनौतियों के रूप में हम यहाँ पढ़ रहे थे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में, तो दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे कि उच्च तापमान के साथ जलवायु में भी अधिकतम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैसे सूखा पड़ रहा है, इस तरीके के संकट हो रहे हैं जो कि पनबिजली उत्पादन को प्रभावित करेगा, क्योंकि नेपाल और भूटान से हमारी निर्भरता ज़्यादा है, आयात ज़्यादा होता है। अगर ये संकट ना हो तो शायद हम नेपाल और भूटान से अपनी आयातित क्षमता को कम कर सकेंगे। वहीं कार्बन कैप्चर तकनीक से जुड़े मुद्दे, क्योंकि ये जो तकनीक है दोस्तों, ये बहुत ही अधिक लागत वाली तकनीक है। इसको सामान्यतः हर स्तर पे उतार पाना मुश्किल है, क्योंकि ये महंगी टेक्नोलॉजी है। इससे बिजली की रेट जो होगी महंगी हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोगी उत्पाद में बदलने की प्रौद्योगिकियां भी बहुत महंगी है और इस पे वैश्विक स्तर पे केवल कुछ ही कंपनियों का वर्चस्व है। और जब किसी प्रोडक्ट पे या जब किसी टेक्नोलॉजी पे कुछ कंपनियों का वर्चस्व होता है, तो नो डाउट वो अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखती हैं और न कि सोशल वेलफेयर को। तो ऐसे में बहुत महंगी होगी। स्मार्ट ग्रिड से जुड़ी हुई चुनौतियां, क्योंकि इनकी सूचना गोपनीय रखना, विद्युत प्रणालियों को सुरक्षित रखना साइबर हमले से, कोयले की निम्न गुणवत्ता,
कोयले की निम्न गुणवत्ता भी एक चुनौती है, क्योंकि एंथ्रेसाइट जम्मू कश्मीर में मिलता है, बिटुमिनस गोंडवाना में, लिग्नाइट तमिलनाडु में और पीट, इन चारों में ही जो है कि धीरे धीरे घटते क्रम में कार्बन की मात्रा कम होती जाती है, जो कि इनके कोयले की गुणवत्ता को निम्न करती है। यानी कह सकते हो एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है, जबकि पीट जो है कि सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रॉब्लम करता है। वहीं आगे की राह में अगर हम देखें तो सौर और पवन ऊर्जा का हमें मिश्रण करना पड़ेगा सामान्यतः राजस्थान में, क्योंकि इस समय सौर ऊर्जा सीमित मात्रा में प्राप्त होती है सामान्यतः शाम और रात्रि में। शाम और रात में हवाएं तो तेज चलती हैं, लेकिन सौर ऊर्जा नहीं मिलती है इस समय। तो इसके मिश्रण से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की स्थिरता को ला सकते हैं, अस्थिरता कम कर सकते हैं। तो हमें ये भी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी कि किसी भी प्रकार से हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को मिक्स कर सकें। मांग की प्रतिक्रिया, मांग संबंधी जो पक्ष होता है उसे ऊर्जा प्रबंधन उपाय, ग्राहकों को उस समय अस्थायी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि आपूर्ति स्वाभाविक रूप से अधिक हो। इसीलिए सरकार के द्वारा कहा जाता है कि आप लोग छतों पे अपने पैनल लगवाइए। सोलर पैनल के माध्यम से आप दिन भर की जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे आप दिन और रात दोनों में यूज कर सकते हो, तो आपको बिजली कनेक्शन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऑफ ग्रिड नवीकरणीय क्षेत्र को प्रोत्साहन, ये पारंपरिक बिजली के साथ साथ बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी है और इसे सुदूर इलाकों में ट्रांसमिशन करने में निवेश में कमी है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, जनजातीय क्षेत्र हो गया, कोस्टल रीजन हो गए, इन क्षेत्रों में इसे लगा पाना एक चुनौती होती है, जहां से मुश्किल हो जाता है। और आगे देखते हैं सहकारी संघवाद, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच भी अधिक तालमेल सुनिश्चित करने से ही सहकारी दक्षता को बढ़ावा मिलेगा, सहकारी संघवाद को भी, क्योंकि बिजली का जो विषय है वो राज्य और केंद्र दोनों को ध्यान में रख के समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाता है। वहीं निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अधिक उपाय बताने होंगे, अलग अलग जो कि इनोवेशन करने होंगे, और पानी का कम उपयोग करने वाली प्रौद्योगिकियों को भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बिजली बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और अगर हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लें जहां से पानी का यूज बेहतर तरीके से हो सकता है, तो नो डाउट हम जो है कि बिजली प्रोडक्शन में भी एक अच्छे कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगे। तो ये तो थे दो टॉपिक दोस्तों, और अब हमारा तीसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, वो है आपका PLI, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन। तो अभी तक आप लोगों ने डियर फ्रेंड्स विद्युत से संबंधित दो योजनाएं आप लोगों ने देख ली, यानी कि दो मिशन देख लिए एक तरीके से। और अब हम देखेंगे प्रोडक्शन से संबंधित जो है कि अभी हाल ही में एक डिसीजन लिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब किसी भी नए क्षेत्र के लिए ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी नए क्षेत्र के लिए अब PLI यानी उत्पादन से सहसंबद्ध प्रोत्साहन यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो था वो अब योजना शुरू नहीं करने का निर्णय लिया गया है। और इनके अलावा जिन क्षेत्रों में ऑलरेडी योजना शुरू की जा चुकी है उन पे जो है कि अब सुधार की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा, कि पहले जो भी हमने 5-6 योजनाओं को जो है कि टारगेट किया है, या यूँ कहें कि 5-6 जो क्षेत्रक हैं इंडस्ट्रियल, उन पे फोकस करके पहले हम उनकी सुधार की आवश्यकता देखेंगे, फिर क्या आउटकम निकल के आएगा, क्या रिजल्ट निकल के आएगा, उसके बाद ही हम नए योजनाओं को इसमें शामिल करेंगे, यानी नए क्षेत्रों को। बात करते हैं PLI के बारे में, तो पहली बार 2020 में इसे शुरू किया गया था और PLI अलग अलग क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने हेतु उत्पादकों और विनिर्माताओं के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना थी, कि अगर लगता है मैन्युफैक्चरिंग करने वाली यूनिट को कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर पाएँ, तो सरकार उन्हें इंसेंटिव देती है, कुछ प्रोत्साहन देती है। इससे क्या होता है, एक तरीके से सरकार उनकी वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन देती है। मतलब कि अगर किसी इंडस्ट्री के द्वारा या किसी क्षेत्र के द्वारा अधिक से अधिक निर्यात किया गया है, अधिक से अधिक सेल आउट किया गया है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि ये कंपनी या ये इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है, इसमें प्रोत्साहन अगर हम और दें तो ये और भी अधिक सप्लाई कर सकेगी। तो ऐसे में इंक्रीमेंटल सेल्स पर प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे इसका कुल परिव्यय 1.97 लाख करोड़ रुपए, लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और इसका उद्देश्य था अलग अलग क्षेत्रकों की पहचान करके उनकी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना और उन्हें वैश्विक चैंपियन यानी विनिर्माता बनाने में मदद करना, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर उनकी इंडस्ट्री को, उनके सेक्टर को इस्टेब्लिशमेंट करना। अब बात करते हैं PLI के लाभ क्या क्या है। तो पहली चीज़, लाभ से आगे हम देखना चाहेंगे पहले उद्देश्य। तो 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, यानी भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है वैश्विक स्तर पे, और विनिर्माण और नवाचार में निवेश को बढ़ावा देना है। वहीं घरेलू विनिर्माण के साथ साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी होना चाहिए। अब हम इसी में बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि PLI योजना के लाभ क्या हैं। तो भाई कुछ ना कुछ योजना के लाभ भी होंगे, तभी तो जो है कि हम आगे देखेंगे। तो देखिए, पहला है कि विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाया गया,
चूंकि प्रोत्साहन सीधे उत्पादन क्षमता या वृद्धिशील टर्नओवर पर निर्भर करता है और इसका क्षमता विस्तार पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। यानी गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा था कि हम ये जो प्रोत्साहन है वो उस पर देंगे जब किसी इंडस्ट्री के द्वारा अधिक से अधिक जो है कि टर्नओवर किया जाएगा या प्रोडक्शन की क्षमता को डेवलप किया जाएगा। तो हर एक कंपनी क्या सोचेगी, इस प्रोत्साहन को लेने के लिए उत्पादन की क्षमता विस्तार पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा इसका। वहीं पीएलआई भारत के घरेलू विनिर्माण परिवेश में सुधार ला सकती है इससे, और औद्योगिक अवसंरचना में भी सुधार होगा। और जब इंडस्ट्रियल लेवल पर सुधार होगा तो सप्लाई अधिक होगी, तो आपूर्ति श्रृंखला की प्रणाली को भी लाभ मिलेगा। यानी डिमांड के रेशियो में उतनी ही सप्लाई भी की जा सकेगी प्रोडक्शन की, जिससे जो महंगाई होती है, महंगाई कब होती है, जब एक चीज़ को खरीदने वाले 10 लोग हों तो अलग अलग रेट देने को तैयार हो जाते हैं दुकान वालों को। लेकिन जब 10 चीज़ें हैं और 10 ही लोग खरीदने वाले हैं तो महंगाई नहीं होती है। तो इस तरीके से जब सप्लाई पूरी तरीके से रहेगी तो महंगाई कम होगी। वहीं पूंजीगत परिव्यय की बात करेंगे तो पीएलआई योजना को लागू करने में 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत जो है कि व्यय हो सकता है, और औद्योगिक क्षेत्रों में औसतन वार्षिक निवेश व्यय में इसकी हिस्सेदारी 13 से 15% भी हो जाएगी। हरित निवेश को बढ़ाना, लगभग 55% जो निवेश हुआ है इस पीएलआई योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर फोटोवोल्टिक जैसे हरित क्षेत्रों में होने की संभावना है, जिससे हम ग्रीन जो एनवायरनमेंट है या ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इस पे भी बढ़ावा मिलेगा। और क्लाइमेट चेंज को भी हम प्रोत्साहित करेंगे कि क्लाइमेट चेंज जो है कि निगेटिव ना हो, सकारात्मक होना चाहिए। वहीं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और निर्यात में वृद्धि होगी। इसका उद्देश्य है कि भारतीय आयात निर्यात बास्केट के बीच में जो अंतर है ना, उसको समाप्त किया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत लगातार निर्यात करता रहेगा। भारत कुछ वस्तुओं को आयात भी करे। मान लीजिए उसने $10 बिलियन का एक वित्तीय वर्ष में आयात किया, तो लगभग 12 से 15 बिलियन डॉलर का निर्यात भी करे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम 100 बिलियन डॉलर का आयात करते हैं और मुश्किल से 30 से 35 बिलियन डॉलर का निर्यात कर रहे हैं। तो 65 बिलियन डॉलर लगभग जो है कि हमारा घाटा चल रहा होता है। तो इस चीज़ को हम मेंटेन करेंगे। और भारत कच्चे माल और तैयार माल का बड़े पैमाने पर आयात करता है, तो क्यों ना हम रॉ मटेरियल को तो मान लो आयात भी कर लें, लेकिन जो तैयार माल है ना उसको फिर हम सेल आउट करें, निर्यात करें, तो आयात निर्यात असंतुलन भी जो है कि कम हो सकेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाभ मिलेगा। वहीं प्रौद्योगिकी को तेज़ी से अपनाना, दूर संचार और नेटवर्किंग उत्पादों में इस योजना के सही समय पर लागू होने से देश भर में 4G, 5G, 6G के उत्पादों को तेजी से अपनाने में मदद मिलेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को भी कम किया जा सकेगा। क्योंकि पीएलआई योजना क्षेत्र विशेष प्रोत्साहन को सुचारू रूप से लागू करने में मदद करेगी और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि पीएलआई योजना के अंतर्गत किन किन क्षेत्रकों को लाभ दिया जा रहा था। जैसे मेडिकल टूल्स, जो चिकित्सीय उपकरण होते हैं, ड्रोन या ड्रोन से संबंधित जो घटक होते हैं, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, दूर संचार एवं नेटवर्किंग, फार्मासिस्ट यानी एपीआई और केएसएम, वाइट गुड्स विशेष उत्पाद, सौर फोटोवोल्टिक मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर, और क्लोथ यानी वस्त्र, खाद्य उत्पाद, फार्मा औषधियाँ, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक घटक और ऑटोमोबाइल ऑटो घटक। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये करीब 10 से 12 जो महत्वपूर्ण क्षेत्रक थे जिसमें पीएलआई का जो है कि समर्थन दिया जा रहा था सरकार के द्वारा। अन्य की बात करेंगे तो यह मानव पूंजी का उपयोग करेगी और साथ ही यह श्रम बल में कौशल सुधार में भी मदद करेगी। क्योंकि जब किसी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया जाएगा कि वो अधिक से अधिक प्रोडक्शन करे, तो अधिक से अधिक प्रोडक्शन तभी होगा जब उसके पास स्किल्ड लेबर होगा, यानी कि कौशलीय रूप से कौशल जो है कि अच्छा होगा वहाँ का। और इससे विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा और बेहतर उत्पादकता से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत अधिक बाजार पहुंच की मांग को भी प्रोत्साहित कर सकेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि पीएलआई से संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे चुनौतियां क्या हैं कि प्रोत्साहनों के बारे में अस्पष्टता, यानी प्रोत्साहन किस तरीके से दिए जाएंगे इसके बारे में कोई स्पष्ट नीति या मानदंड नहीं दिया गया है। विनिर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों को शामिल करने में इसमें विफलता हुई है। जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, घरेलू बाजार जो कि कच्चे माल की उपलब्धता है, घरेलू बाजार का आकार, अपस्ट्रीम यानी विनिर्माण के लिए कच्चे माल की कहाँ से आपूर्ति होगी, डाउन स्ट्रीम जो वस्तु उत्पादन के पश्चात विनिर्माताओं के बीच में ये तरीके के जो संबंध हो रहे हैं ना, ये एक प्रॉब्लमेटिक है। साथ ही साथ कुछ योजनाओं को कुछ चैंपियंस के बजाय अधिक से अधिक भागीदारों, यानी कि भागीदारों जैसे कि मान लीजिए कई मामलों में 50 से अधिक भी आते हैं, को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया। सब्सिडी पर निर्भर विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, तो केवल सब्सिडी वाले ही जो है कि मिलेंगे, और जबकि बड़ी कंपनियों पर भी अधिक बल दिया गया है।
जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निकल, टेक्सटाइल्स, इन सभी बड़ी कंपनियों का वर्चस्व है। और ऐसे में आप देखोगे कि जो भारत का औद्योगिक ढांचा वास्तविक रूप से उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। जैसे आप देखोगे भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में एमएसएमई का महत्व अधिक है। लगभग टोटल निर्यात में 40% जो निर्यात होता है एमएसएमई सेक्टर के प्रोडक्ट का होता है, लेकिन इसे पीएलआई के अंतर्गत प्रोत्साहन नहीं मिला। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पीएलआई प्रभावी रूप से भी काम नहीं कर पा रही है। लेकिन हम बात करते हैं कि पीएलआई योजना की कुछ उपलब्धियां भी हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन जो इंक्रीमेंट है और इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट है, इसने कुछ जानकारी भी दी है उपलब्धियों के तौर पे। कहा जा रहा है कि पीएलआई का जब प्रयोग किया गया 2020 में, तो 2021-22 में विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई जो है कि लगभग 76% की वृद्धि देखने को मिली। निर्यात में 2.56 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। लगभग 3,25,000 रोजगार भी सृजित हुए। मार्च 2023 तक 62,500 करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश हुआ। दूर संचार क्षेत्र में आयात की जगह घरेलू विनिर्माण मामले में 60% लक्ष्य हासिल किया गया। तो ये कुछ उपलब्धियां भी हैं जो आप मेंस में आंसर राइटिंग में दिखा सकते हैं। साथ ही साथ आगे की राह को देखें तो सहयोग को भी बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। जैसे औद्योगिक जगत, अनुसंधान संस्थान और अकादमिक जगत के बीच में सहयोग बढ़ाना पड़ेगा, तभी पीएलआई जो है कि आगे प्रमोट हो सकेगी। जैसे इंडस्ट्री सेक्टर के साथ आप रिसर्च सेक्टर को भी साथ में लेके चलिए। एकेडमिक लेवल पे जो साइंटिस्ट हैं या एकेडमिक लेवल पे जो प्रोफेसर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनको भी साथ में लेकर चलिए। संस्थागत तंत्र को मजबूत करना होगा। इसको लागू करने के लिए एक ऐसे मजबूत व तकनीकी रूप से विकसित संस्थान तंत्र की आवश्यकता है जो उच्चतम स्तर के प्रति जवाबदेह हो। योजना का आसान कार्यान्वयन सुनिश्चित करिए, जिसके लिए व्यवस्थित और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नौकरशाही की बाधाओं को कम किया जाए। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक उद्योगों को क्या मिले, पीएलआई का फायदा मिले। समय समय पर मूल्यांकन, नियमित निगरानी और मूल्यांकन करने से उन क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है जिसमें सुधार की आवश्यकता होती है। एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करना, साथ ही साथ एमएसएमई को प्रोत्साहन देना जरूरी है, क्योंकि टोटल निर्यात में, भारत के टोटल निर्यात में 40% योगदान इनका होता है। तो पीएलआई योजना के भीतर अलग से प्रावधान किए जाए इसके लिए। और साथ ही साथ अन्य सुधार के लिए हम पीएलआई योजना के साथ साथ कौशल विकास कार्यक्रमों, प्रौद्योगिकी सुधार पहलों को सहायता देने पर जो है कि ध्यान केंद्रित करें। तो जो टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स हो सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट रिफॉर्म्स और स्कीम्स चलाई जा रही हैं, इन सभी पर फोकस किया जाए तो पीएलआई का जो है कि ज़्यादा अच्छे से प्रयोग देखने को मिलेगा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है इसमें दोस्तों, भारत में उर्वरक क्षेत्र। भारत में उर्वरक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। लगातार उर्वरक क्षेत्र से हम लोग 2 से 3 दिन लगातार हमने क्लास भी की है, तो आज हम पढ़ेंगे उर्वरक क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस योजना के बारे में। क्या है उर्वरक क्षेत्र के बारे में? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों के लिए नवीन योजनाओं के एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी और इसके तहत लगभग 3.70 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है टोटल परिव्यय करने के लिए। और मंत्रिमंडलीय जो समिति होती है आर्थिक मामलों की, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और ये प्रश्न पूछा गया है प्रीलिम्स में पिछली बार। अगर हम बात करें उर्वरक क्षेत्र के बारे में जानने से पहले कि भारत का उर्वरक के लेवल में क्या क्या स्तर है, तो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता देश है। ध्यान देना, उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं, क्योंकि उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। यानी तीसरे नंबर पे उत्पादन के स्तर पे आता है, लेकिन उपभोग के स्तर पे सेकंड नंबर आता है। और साथ ही साथ विश्व में उर्वरक सामग्री के सबसे बड़े आयातक के रूप में भी है। यानी भारत उर्वरक के लिए सबसे अधिक आयात करता है और उपभोक्ता के लेवल पे दूसरे नंबर पे आता है और उत्पादक के नंबर पे तीसरा स्थान इसका है। तो ये जो है कि आंकड़े हैं जो आपको पता रहने चाहिए, पीसीएस वगैरह में ऐसे पूछ लिए जाते हैं इसको। बात करेंगे कुछ संबंधित तथ्य हैं, जैसे स्वीकृत योजनाओं के मुख्य बिंदु पर नजर कि उर्वरक क्षेत्र को डेवलप करने के लिए ये जो विशेष पैकेज दिया जा रहा है, इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई। जैसे बजट 2023-24 में पीएम प्रणाम योजना चलाई गई है। पीएम प्रणाम ये पूरी की पूरी फुल फॉर्म है, जिसके माध्यम से वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे जो वैकल्पिक है दोस्तों, ये रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक जो हम प्रयोग करते हैं उनकी अपेक्षा वैकल्पिक उर्वरक जैसे कि जैविक खाद हो गई, गोबर की खाद हो गई, इन सभी में मिट्टी का प्रयोग करें, इन सभी रासायनिक खादों का प्रयोग करें जो कि रसायन से बहुत ही कम होंगी और नेचुरल खाद होंगी। तो ये पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई है। वहीं इससे पहले 2018 में स्वच्छ भारत मिशन जो कि ग्रामीण स्तर पे था, गांव की स्वच्छता पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए गोबर धन योजना यूज की गई।
क्योंकि गांव में क्या होता था कि बहुत सारी महिलाएं क्या करती थी कि गोबर के उपले या कंडे बना के उसका भोजन के लिए तो प्रयोग करती थी, चूल्हे में जलाने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग गोबर को एक जगह इकट्ठा करके किसी यूज में नहीं लेते थे। तो अब इसका क्या किया जा रहा है कि जैविक उर्वरकों के लिए बाजार विकास सहायता कार्यक्रम भी शुरू किया गया। तो एक तरीके से आप देखोगे कि जगह जगह अब गोबर संयंत्र प्लांट भी लगाया जा रहा है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर भी तैयार कर रहे हैं और कुछ गैसेस को भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है कि सेगमेंट हो जाएगा कि जैविक उर्वरकों के लिए एक बाजार डेवलप किया जा रहा है 1452 करोड़ रुपए का। वहीं सल्फर लेपित यूरिया, जिसको हम यूरिया गोल्ड की शुरुआत की जा रही है, जो कि मृदा में सल्फर की कमी को दूर करेगी और किसानों के लिए इनपुट लागत को भी कम करेगी, यानी जो इनपुट लागत होगी वो कम होगी, और सल्फर लेपित यूरिया यानी यूरिया गोल्ड की शुरुआत की गई। हालांकि यूरिया जो लेपित गोल्ड होती है, सल्फर लेपित यूरिया होती है, यूरिया गोल्ड, ये नीम लेपित यूरिया की तुलना में काफ़ी किफ़ायती और दक्ष भी है। यूरिया सब्सिडी योजना को मार्च 2025 तक जो है कि बढ़ा दिया गया है और 2025-26 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यूरिया के स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम भी करना होगा। अब बात करते हैं स्वीकृत योजनाओं का महत्व क्या होगा। जो जो योजनाएं अभी हमने पढ़ी, सल्फर लेपित यूरिया पढ़ लिया, गोवर्धन योजना पढ़ा, फिर आपने पीएम प्रणाम पढ़ा, तो इसका फायदा क्या मिलेगा योजनाओं का। तो पहला फायदा तो हमें यही देखने को मिल रहा है कि किसानों के समग्र कल्याण और उनकी आर्थिक बेहतरी पर ध्यान दिया जा रहा है। मतलब किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी, प्राकृतिक और जैविक खेती के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, मृदा की उत्पादकता को फिर से बहाल किया जाएगा, जिससे प्रोडक्शन अधिक होगा और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में पराली जलाने से संबंधित जो मुद्दे हैं और पर्यावरणीय प्रदूषण जो हो जाता है दिल्ली में, उसका भी समाधान निकाला गया है कि पराली जैसे फसल अवशेषों के बेहतर उपयोग की मदद से हम वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान कर सकते हैं, स्वच्छता में सुधार कर सकते हैं और इसके जरिए अपशिष्ट से धन उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जो फसल के अवशेष बचते हैं हम उसे क्या करें, प्लांट में यूज करें। गोवर्धन योजना के तहत जो प्लांट लगाया जा रहा है उसमें यूज करें, ताकि अवशेष भी ना बचे, क्योंकि अवशेष ही तो थे। जैसे धान की आप कटाई करते हैं, गेहूं की कटाई करते हैं, तो नीचे थोड़ी थोड़ी जड़ रह जाती है जो मिट्टी के ऊपर होती है, और यही क्या होती है, फिर इसको जला दिया जाता है। बड़े स्तर पे जो खेत होते हैं, पंजाब में, हरियाणा में बड़े बड़े खेत होते हैं जहाँ पे सफाई करना मुश्किल होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसे जला देते हैं। और जला देने की वजह से जो धुआं पैदा होता है, उसमें जो कार्बन होते हैं, वो नज़दीकी क्षेत्र दिल्ली, बागपत, शामली, गाजियाबाद, इसमें प्रदूषण की समस्या पैदा करते हैं। तो इसी को पराली की समस्या कहते हैं, जिस पे लगातार दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली सरकार सख्त निर्णय भी लेती है। तो यह भी एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे भारत में जो उर्वरक का उद्योग है वो किस स्तर पे है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि उर्वरक एक ऐसी सामग्री है जो ऐसी मृदा में किया जाता है जिसका उपयोग, जिसके अंतर्गत पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके जरिए पौधों को सभी तरीके के पोषक तत्व प्रदान कर दिए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, उर्वरक तो जरूरी है। अगर आपको भी अपने शरीर का वृद्धि करना है तो केवल पानी पी के तो नहीं होगा, प्रॉपर खाना खाना पड़ेगा, फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, जूस पीना पड़ेगा समय समय पर, दूध वगैरह, बहुत सारी हेल्दी चीज़ें खाएंगे तभी तो आपका शरीर ग्रोथ करेगा। उसी तरीके से पौधों को भी हेल्दी पोषक तत्व मिलेगा, तभी उसका उत्पादन अच्छा होगा। लेकिन पौधे ये नहीं कहते कि मुझे रासायनिक खाद से ही सही करो, वो ये भी कहते हैं भाई आप जैविक खाद का प्रयोग करो, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करो, हम उससे भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसीलिए इंडस्ट्री अगर हम देखें इसमें, तो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज होती है ना भारत की, उसके अंतर्गत उर्वरक को भी शामिल किया गया है। और वर्तमान में उर्वरक का ही जो है कि सबसे कम जो है कि भारांक भी कर दिया गया है। जैसे 8 कोर इंडस्ट्री हैं, इसको जो है कि 100% अगर आप मान के चलना है, तो इसमें सबसे कम भारांक जो है वो उर्वरक इंडस्ट्री का ही दिया गया है। अब बात करते हैं जैसे क्या क्या हो सकता है। कुल उर्वरक खपत में यूरिया की हिस्सेदारी 2/3 है। मतलब 3 अगर हम खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें 2 खाद यूरिया की है, क्योंकि यूरिया ही सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और पोटाश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात करना पड़ता है भारत को। वहीं उर्वरकों को प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे प्राथमिक में क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये प्राथमिक उर्वरकों के मुख्य उदाहरण हैं, जिनके बिना किसी भी पौधे की वृद्धि हो ही नहीं सकती है। द्वितीयक में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, और सूक्ष्म पोषक तत्व में आयरन, जिंक, बोरान, क्लोराइड। अब ये तीनों आपको याद होने चाहिए कि कौन से प्राथमिक है, कौन से द्वितीयक है, कौन से सूक्ष्म है। इन तीनों को ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है इसके क्लासिफिकेशन को।
फिर आगे देखते हैं भारत में उर्वरक के उपयोग से जुड़ी चिंताएं क्या है। अगर हम लगातार उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो मृदा का क्षरण भी होता है। यूरिया का अत्यधिक उपयोग करने से मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, फसल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अमोनिया की अधिक विषाक्तता होने के कारण पौधों को नुकसान पहुंचता है और ह्यूमन हेल्थ भी डिस्ट्रॉय होता है। इसी के साथ साथ मृदा क्षरण भी होता है। पर्यावरण के स्तर पर देखें तो नाइट्रेट और फास्फेट जैसे पदार्थों वाले उर्वरकों का अधिक उपयोग होने से यूट्रिफिकेशन का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से एल्गी ब्लूम और ऑक्सीजन की कमी और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर यूट्रिफिकेशन क्या होता है? मतलब कि एक उत्पादकता जो होती है वो मांग से भी अधिक हो जाती है, यानी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा हो जाना, उसी को हम कहते हैं यूट्रिफिकेशन। क्योंकि उन सभी कार्बनिक घटकों को पचाने में, तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि पानी की ऑक्सीजन की आवश्यकता कम कर देती है। तो यहाँ पर ये समस्या हो जाती है। और नाइट्रोजन आधारित जो उर्वरक होते हैं उससे नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं, जो कि एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है। ह्यूमन हेल्थ की बात करेंगे तो अमोनिया उत्सर्जन वाहन के धुएं से निकलने वाले प्रदूषण के साथ मिक्स होकर खतरनाक कण पैदा कर रही है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां भी हो रही हैं। और नाइट्रेट और फास्फेट के जो रसायन है जब वो भूजल में प्रवेश कर रहे हैं तो वयस्कों में एक खतरा भी पैदा कर रहा है कैंसर का, तो कैंसर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं राजकोषीय बोझ की भी बात करें तो किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरक प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे प्रत्येक वर्ष एवरेज जो है कि वैसे 2021-22 का दिया है कि 1.62 लाख करोड़ रुपए का सब्सिडी देना पड़ रहा है, जो राजकोषीय व्यय के रूप में देखा जा रहा है। और इसी तरीके से लगभग हर साल 1 से 2 लाख के बीच में इतना व्यय करना पड़ता है, 1 से 2 लाख करोड़ रुपए। अकुशलता को भी बढ़ावा दे रही है। वहीं आयात निर्भरता, भारत यूरिया का शीर्ष आयातक है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, और दूसरे नंबर पे उपभोक्ता भी है। और आवश्यक वार्षिक डाई अमोनियम फास्फेट का औसतन 7 मिलियन टन आयात करता है, लगभग 7 मिलियन टन आयात करता है। और सीमित जागरूकता की बात करें तो भारत के लिए जो आदर्श एनपीके है, यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फेट, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटेशियम का जो एवरेज होना चाहिए वो 4:1 यानी कि 4:2:1 होना चाहिए। लेकिन 2022 के खरीफ सीजन में मृदा की गुणवत्ता कम होने की वजह से इन्होंने इतना अधिक प्रयोग किया है कि 12.8, फिर अनुपात 5:1 और मतलब 5.1 और फिर 1। तो इन 3 लेवल पर जो है कि इतना हाईली जो है कि इसको यूज किया जा रहा है कि आप देखेंगे लगभग 3 गुने के आसपास यूज हो रहा है। तो ये जागरूकता का अभाव है इसलिए भी। अब हम देखते हैं कि कुछ पहल भी की गई है उर्वरक के कुशल उपयोग के लिए। जैसे उर्वरक की अगर हम बात करते हैं कि उर्वरक की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना शुरू की। इसे प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना नामक उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत शुरू की गई है। अब इसमें पूरे के पूरे एक यूरिया के बैग पे 50% या 70% हिस्से में भारतीय सरकार का प्रचार होगा, एक राष्ट्र एक उर्वरक का प्रचार होगा, और 30% क्षेत्र में जो कि आपका बोरे या कट्टे में जिसमें आती है उसके 30% एरिया पे कंपनी अपना प्रचार करेगी। उत्पादकता में वृद्धि करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नैनो यूरिया यानी तरल संयंत्र स्थापित किया गया। अभी मैंने कल की करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी है घटनासार में कि कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है पहला प्लांट। और साथ ही साथ फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड का भी गठन किया गया। फिर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना, सरकार वार्षिक आधार पर नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास, सल्फर जैसे पोषक तत्वों पर सब्सिडी की एक निश्चित दर की घोषणा भी करती है। सरकार ने इस योजना को 22 उर्वरकों यूरिया के अलावा इस पर लागू किया और एमएसपी का निर्धारण देश में P&K यानी कि फास्फेट और पोटास जो होता है उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कीमतों को ध्यान में रख के किया गया है। फिर एक इसी में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी बनाई गई है, जो हर खेत के लिए फसल के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों की उर्वरकों की सिफारिश भी की जाती है यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं, इसी में कुछ आगे की राह के बारे में बात करते हैं। तो क्या हो सकता है आगे की राह में कि कुशल उपयोग होना चाहिए, क्योंकि इफ्को के द्वारा हाल ही में नैनो यूरिया जो तरल है लिक्विड फॉर्म में, इसकी सहायता से यूरिया के उपयोग को कम करने में आशाजनक परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ये यूरिया से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना, अमोनिया पे आयात शुल्क कम करके घरेलू उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए, अर्थात आप कह सकते हो कि संरक्षणवादी नीति को बढ़ावा देना। संधारणीयता की बात करेंगे तो जैव यानी बायो और जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दे सकती है। रासायनिक उर्वरकों की जगह पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों के उपयोग हेतु किसानों को प्रोत्साहित करिए। जो गोबर वगैरह की खाद होती है उसका प्रयोग करने पर फोकस कीजिए। मृदा परिरक्षण, तो मृदा परीक्षण हो सकता है कि किसानों को पोषक तत्वों के स्तर
को निर्धारित करने और उसके उर्वरक का तर्कसंगत उपयोग करने के लिए नियमित रूप से मृदा का परीक्षण कीजिए। जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में क्या होता है, हर 3 से 4 साल में हर किसान की मृदा का परीक्षण किया जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी और उसके अनुसार आगे 3 से 4 साल में उसे खेती करने के लिए फसल सुझाई जाएगी। साथ ही साथ उर्वरक के लिए बताया जाएगा कितना उर्वरक डालना है, कौन सा नहीं डालना है, ये सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी। जागरूकता की बात करें तो उचित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग सिखाना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि किसान शिक्षित नहीं है यहाँ पर। इसके लिए हमें अभियान चलाना पड़ेगा और उत्पादकता और मृदा की उर्वरता पर नकारात्मक पर्यावरणीय जो प्रभाव पड़ता है उससे भी हमें परिचित कराना होगा, ताकि वो इस चीज़ को समझें और मृदा का संरक्षण करें। संधारणीय कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना पड़ेगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा। जैसे खेतों में फसलों तक उचित तरीके से उर्वरक पहुंचाने वाली पद्धति विकसित करने हेतु अनुसंधान और विकास में निवेश किया जाएगा। तो R&D जो होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी विजन IAS की करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि इकोनॉमी का है। और इसके बाद 1 से 2 क्लासेस और आएंगी इकोनॉमिक्स की, जिसके बाद इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग चलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और घटना चक्र की सीरीज जरूर देखते रहिए, क्योंकि वो आपके UP PCS और RO ARO के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।